वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 5 की ये पहली क्लास। पेपर का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड। तो इस पेपर में हम लोग को जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जानेंगे इसके बारे में होता क्या है, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी बातें। तो आप लोगों का जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और नेशनल पीजी कॉलेज का सिलेबस सेम ऐसा ही है, बट डिफरेंस ये है दोनों में कि नेशनल पीजी कॉलेज के सिलेबस में यूनिट का ऑर्डर चेंज है। जो यूनिट 1 है वो तो सेम है, बट यूनिट 2, 3, 4 का ऑर्डर नेशनल पीजी कॉलेज के सिलेबस में चेंज है। तो पहले हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लेते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेमेस्टर 5 में पहले पेपर का नाम रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड। यूनिट 1 में मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है और इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यूनिट 2 लीनियर रिग्रेशन मॉडल, फुल रैंक, लीस्ट स्क्वायर मेथड, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। यूनिट 3 में है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यूनिट 4 में है हमारे नॉन पैरामेट्रिक्स मेथड। अब अगर हम बात करें नेशनल पीजी कॉलेज के सिलेबस की, तो बस उसमें ऑर्डर चेंज है। जो नॉन पैरामेट्रिक यूनिट 4 में था वो यहाँ 2 में आ गया है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो यूनिट 2 में था वो यहाँ 4 में आ गया है, और ऑर्डर जो थर्ड यूनिट में थी वो यहाँ सेकंड में आ गई है। तो बस केवल ऑर्डर चेंज है, बाकी नेशनल पीजी कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म आज हम आपको बताएंगे क्या होती है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है, और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है। इसके साथ साथ आज आप लोग नोटेशंस भी सीखेंगे कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ने के पहले जिन नोटेशंस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो नोटेशंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। आप सब लोगों ने सेमेस्टर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पेपर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम सिंगल रैंडम वेरिएबल लेकर चलते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ रैंडम वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। अब एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल अगर 2 हो गए तो हम इसको स्पेशलाइज नाम देते हैं बाई वेरिएट। अगर 3 हो गए तो ट्राई वेरिएट, और अगर हमें पता है कि एक से ज़्यादा है बट फिक्स नहीं है कितना है, तो हम उसको सिंपली क्या बोलते हैं, मल्टी वेरिएट। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स पर आकर इसे समझते हैं कि कैसे हम देख पाएंगे मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस को रियल लाइफ में। जिस तरीके से नॉर्मल का मल्टीवेरिएट हम लोग बना रहे हैं, इसी तरीके से बाइनोमियल, पॉइसन, इनके भी मल्टीवेरिएट बनते हैं, बट हमें स्टडी करनी है जो नॉर्मल से बना। तो सबसे पहले हम सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। सिंगल रैंडम वेरिएबल को हम यूनिवेरिएट भी कहते हैं, यानी रैंडम वेरिएबल एक है। अब एक रैंडम वेरिएबल पे हमने कौन कौन सी स्टडी की। सपोज हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, ये है क्रॉप, खेतों में होने वाली फसल। अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें किसी एक ज़िले में रहने वाले फार्मर्स पे, तो x1 मीन्स क्रॉप ऑफ फर्स्ट फार्मर, x2 मीन क्रॉप ऑफ सेकेंड फार्मर, x3 मीन थर्ड। इस तरीके से हम इसको n तक लेंगे, और इन n को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशंस पर हम स्टडी करेंगे। क्रॉप सर्वे कर सकते हैं। क्रॉप सर्वे का मतलब हम n साइज़ के सैंपल पर बेस्ड होकर पूरे डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डेटा है उसमें जो फसल हुई उसको एस्टीमेट कर सकते हैं कि कितनी हुई। एस्टीमेशन प्रोसेस आप लोगों ने इन्फ्रेंस में थोड़ा बहुत पढ़ी है। यहाँ पर जो x1, x2, x3 और xn है, ये एक तरह से नोटेशन है। हम इनको कहते हैं x1 इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स x। जो x कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या, क्रॉप। अब जो फार्मर 1 है उसके खेत में जितनी भी फसल हुई, मान लेते हैं 20 क्विंटल, तो 20 क्विंटल जो फसल हुई वो उसकी वैल्यू हो गई, यानी x1 की वैल्यू हो गई 20, x2 की वैल्यू 30। इसी तरीके से हम सारे फार्मर्स का डेटा नोट कर लेंगे
और हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा हो जाएगा जिसे हम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स है। अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ये अटेन करेगा। अगर हम रेंज की बात करें एक्स की, तो एक्स की रेंज मिनिमम फसल किसी के खेत में कितनी हो सकती है, बिल्कुल भी ना हो। और मैक्सिमम का क्राइटेरिया जब फिक्स होता है तो हम वैल्यू लिखते हैं, और जब फिक्स नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो अनडिफाइंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे। वैसे तो आप इसको इनफाइनाइट कहते हैं, बट इनफाइनाइट का मतलब ये भी होता है जिसको हम परिभाषित ना कर सकें। जो बच्चे टेक्नोमेट्रिकल टेबल को देखे होंगे उसमें इसकी जगह पर कभी कभी अनडिफाइंड भी लिखा रहता है, यानी जिसकी हम डेफिनेशन ना बता पाएँ। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम क्रॉप को फिक्स नहीं कर सकते कि किसके खेत में कितनी होगी, बट उसका एक लिमिट है कि उसके बाहर नहीं जाएगा। तो जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम उसको क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड। तो ये तो होगी रैंडम वेरिएबल की बात। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे x की जो वैल्यू होती थी वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी हम ऐसे रैंडम वेरिएबल्स लेकर चलते थे जो नेगेटिव भी हो सकें प्लस के साथ साथ। अब इसी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होने वाला है, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल बढ़ गए। जहाँ पर नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल सिर्फ एक है, ये जो n है ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। रैंडम वेरिएबल एक ही है x, अब रैंडम वेरिएबल बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रैंडम वेरिएबल हमने ले लिया x1, दूसरा रैंडम वेरिएबल x2। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये सेम है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसके n ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखेंगे और इसके n ऑब्जर्वेशंस कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल पर देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल जब बढ़ रहे हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर का। अगर हम एग्रीकल्चर में ये स्टडी करना चाहते हैं कि हमारी जो फसल है, क्रॉप है, वो कौन से रैंडम वेरिएबल से इफ़ेक्टेड हो सकती है, तो हम पहले रैंडम वेरिएबल को क्या कह सकते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन सब लोग जानते हो, इरिगेशन मतलब सिंचाई, यानी हम अपनी फसल को पानी कितना दे रहे हैं। तो कुछ फसल हैं जिनको पानी बहुत चाहिए, कुछ हैं जिनको कम चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड। तो इरिगेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स आवर क्रॉप, हमारी फसल को ये प्रभावित करेगा। x2 कोई बताना चाहेगा आप में से कि अगर हम दूसरा रैंडम वेरिएबल सपोज करें जो हमारी फसल को प्रभावित कर रहा है, क्या ले सकते हैं? फर्टिलाइजर्स। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सुन लें, फर्टिलाइजर्स को हम कहते हैं खाद। आपने गांव में बहुत सारी खाद के नाम सुने होंगे, यूरिया, पोटास, डाया, इस तरीके से। तो फर्टिलाइजर्स को डालकर हम आसानी से अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी निश्चित मात्रा ही हमारी फसल को बढ़ाने में सहयोग करेगी। अगर इसकी मात्रा इधर उधर होती है तो रिवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। नंबर 3, कोई और एक रैंडम वेरिएबल बताना चाहेगा? x3 कोई और बताए, जिसने भी बताया वो ना बताए। टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा इस समय हमको हर तरह की सब्जी हर मौसम में मिल जाती है। ऐसा किस लिए? क्योंकि अभी तक आधुनिक खेती आ चुकी है, और आधुनिक खेती में क्या होता है, खेत को एक बॉक्स से कवर कर दिया जाता है और फसल को उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करके उस फसल को यहाँ पर उगाया जाता है। तो टेम्परेचर का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर हम इस समय जो खेती हो रही है पैडी, धान की खेती, तो धान की खेती अगर हम बात करें तो धान की खेती के लिए ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो उमस वाला हो, क्योंकि इनका अंकुरण तभी होता है जब एटमॉस्फेयर में उमस होती है। इसीलिए धान की फसल जुलाई में जब बारिश होती है, खेतों में पानी भरता है, तब हम इसे बोते हैं, और इस दौरान जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अच्छी उमस होती है, इसीलिए इसकी फसल ज़्यादा अच्छी होती है। तो हर तरीके की फसल के लिए एक टेम्परेचर होता है जिसका इफ़ेक्ट हमारी फसल पर पड़ता है। तो अगर ये सिस्टम आधुनिक वाला ना हो तो हम वही फसल बोएंगे जिसका मौसम होगा, ना कि वो जिसका मौसम नहीं होगा। अब अगर कोई जाड़ों में धान की फसल बोए तो उपज उतनी नहीं होगी। चलिए आते हैं नंबर 4 पर। तो अगर हम चौथे रैंडम वेरिएबल की बात करें तो क्या हो सकता है? क्वालिटी ऑफ सीड्स। जितने लोगों ने एग्रीकल्चर का थोड़ा भी हिस्सा कहीं पढ़ा होगा उनको सबको पता होगा कि आजकल मार्केट में एक फसल की बहुत सारी सीड्स की क्वालिटी आती हैं। आप कुछ के नाम जान सकते हैं, नॉर्मल, हाइब्रिड। हाइब्रिड फसल में क्या होता है कि उपज बढ़ जाती है।
तो x4 हम क्वालिटी ऑफ सीट्स ले सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रैंडम वेरिएबल जिनका ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, हमारी क्रॉप पर। अब मान लो हमने जब x1 रैंडम वेरिएबल लगाया तो इन पर जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले हम उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, x11 x12 डॉट डॉट x1n, यानी ये वो n ऑब्जर्वेशंस हैं जो इरिगेशन के थ्रू हमें मिले। अब अगर हम फर्टिलाइजर्स वाले रैंडम वेरिएबल की बात करें तो फर्टिलाइजर्स वाले रैंडम वेरिएबल पे हमें जो भी फसल मिल रही है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रैंडम वेरिएबल नंबर 2 है तो हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे x21, मीन्स रैंडम वेरिएबल 2 ऑब्जर्वेशन नंबर 1 x22 डॉट डॉट, यहाँ भी हमने ले लिए n ऑब्जर्वेशंस। सिमिलरली जिन पे हमने टेम्परेचर की स्टडी की उनके आउटपुट को हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे x31 x32 डॉट डॉट x3n एंड x41 x42 डॉट डॉट x4n। तो हमने हर एक रैंडम वेरिएबल पे n ऑब्जर्वेशन ले लिए। अब इन n ऑब्जर्वेशंस को हम अभी मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी आपको सीखना है, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ रैंडम वेरिएबल बढ़ते हैं और उन पर हम n ऑब्जर्वेशंस लेकर स्टडी करते हैं तो इन सबको बार बार इस तरीके से लिखना हमारे लिए एक टिपिकल टास्क है। तो इसी के लिए नोटेशन जो हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारे मैट्रिक्स वाले होंगे। आपको हम उन नोटेशंस के बारे में भी जब बताएंगे तो आप आसानी से उसे समझ जाएंगे। अभी के लिए ये रैंडम वेरिएबल जिनको अभी हमने 4 लिया है, इनके नंबर फिक्स ना होने पर हम इन्हें मान कर चलते हैं कितने रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, p, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के सिंबल से, और हम लोग इसको बोलते क्या हैं, कॉलम वेक्टर x। वैसे तो आप लोगों ने मैथ में ये पढ़ा है कि वेक्टर का सिंबल ऊपर लगता है, स्टैटिस्टिक्स में ऊपर वाले सिंबल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन से। इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिखने पर वेक्टर को कहाँ पर लगाया गया, नीचे। तो सभी को एक बात समझ में आई कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो हम उनका एक कॉलम वेक्टर बनाते हैं और उस कॉलम वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कॉलम वेक्टर x। सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब अगर हम x1 पे n ऑब्जर्वेशंस लें तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। x1 पर n ऑब्जर्वेशंस को हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा, n ऑब्जर्वेशन। x2 पर भी इसी तरीके से हम n ऑब्जर्वेशंस लेकर इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर xp, xp1 xp2 डॉट डॉट xpn। जब हम यूनिवेरिएट की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं रैंडम वेरिएबल x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आप में से सबने इसे पढ़ रखा होगा, कोई ऐसा है जो इसके बारे में ना जानता हो? देखिए, हम यहाँ तक मानकर चल रहे हैं कि आप सबने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर पढ़ा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में अब आप आ गए हैं बीएससी थर्ड ईयर में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको आगे समझने में दिक्कत आएगी, बीएससी में नहीं बल्कि आगे अगर आप स्टैट से और कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी है तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको करना क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल का ये नोटेशन होता है, जब भी कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते क्या है, रैंडम वेरिएबल x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। मीन के लिए हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज़ म्यू एंड वेरिएंस ऑफ x इज़ सिग्मा स्क्वायर। अब जब बात आई मल्टीवेरिएट पे, तो मल्टीवेरिएट पे अगर हम इस नोटेशंस को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो मल्टीवेरिएट में लिखते हैं p वेरिएट रैंडम वेरिएबल, यानी इसमें p वेरिएट है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रैंडम वेरिएबल या रैंडम वेक्टर x फॉलोज p वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा। अब अभी हम आपको बताएंगे कि ये मीन वेक्टर म्यू और डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा क्यों लिखे गए। चलिए फिर से देखते हैं, इस नोटेशन को हम क्या पढ़ेंगे, रैंडम वेक्टर x फॉलोज p वेरिएट, जहाँ पर p ये बताता है कि इस रैंडम वेक्टर x में कितने रैंडम वेरिएबल हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें 2 तो इसका मतलब बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल हो गया। और बाई वेरिएट की एनालिसिस आप सब लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पेपर में की है।
ओके, तो नोटेशन को एक बार फिर से देखेंगे। रैंडम वेक्टर एक्स फॉलोज पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा। तो पहले हम मीन वेक्टर म्यू के बारे में जानेंगे, फिर बात करेंगे डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा की। मीन वेक्टर म्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेक्टर एक्स। अब अगर हम वेक्टर एक्स को यहाँ पर लिखना चाहें तो ऊपर हमने वेक्टर एक्स डिफाइन कर रखा है, ये पी रैंडम वेरिएबल का एक सेट है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेशन हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xp। और फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, x1 के मीन को हम μ1, x2 के मीन को μ2 और xp के मीन को μp से डिनोट करेंगे। लीजिए बन गया हमारा म्यू वेक्टर, जिसको अभी अभी हमने इस वाले नोटेशन में डिफाइन किया। रैंडम वेक्टर एक्स फॉलोज पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर म्यू, और ये है आपका म्यू वेक्टर। अब बात करते हैं सिग्मा की। सिग्मा क्या है? सिग्मा को हम लोग कहते हैं वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इसका एक नाम और है डिस्पर्सन मैट्रिक्स। डिस्पर्सन का मतलब जो हमारा सेंट्रल वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ की दूरियों के बारे में बात करें, डिस्पर्स कितना हो रहा है। चलिए सिग्मा के बारे में हम जानते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ हमारे रैंडम वेक्टर में दो ही रैंडम वेरिएबल होते तो हमारे पास क्या क्या आता, जरा हम देखते हैं। हमारे पास पहले नंबर पर आता वेरिएंस ऑफ x1, और अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें x1 x2 x1 x2, तो ये x1 x1 का मल्टीप्लिकेशन है, ये बन गया वेरिएंस ऑफ x1। ये वाला x1 और x2 का है तो हम इसको लिखेंगे कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। सिमिलरली यहाँ पर x2 और x1 है, इसको हम लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। x2 x1 लिखें या x1 x2, बात एक ही है। और यहाँ पर x2 x2 है तो ये क्या बन गया, वेरिएंस ऑफ x2। कैसे मैट्रिक्स में वेरिएंस और कोवेरिएंस दोनों आ रहे हैं हम अभी आपको समझाते हैं थोड़ा सा। हाँ, अभी के लिए क्या हुआ, हमारे दो रैंडम वेरिएबल की एक वेरिएंस कोवेरिएंस की मैट्रिक्स बन गई। इसी को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल सिग्मा से। सिग्मा अभी तक आपने किसके लिए पढ़ा था, समेसन के लिए, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये समेसन का फॉर्म था। अब मल्टीवेरिएट में सिग्मा को हम वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स या फिर डिस्पर्सन मैट्रिक्स के लिए भी यूज़ करेंगे। अब जरा बात करते हैं, ये वेरिएंस और कोवेरिएंस एक साथ एक मैट्रिक्स में आए हैं तो क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है? तो हम आपको कोवेरिएंस का बेसिक फार्मूला बताते हैं। अगर हम दो रैंडम वेरिएबल x1 और x2 के बीच में कोवेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला ये होता था, x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। अब आप में से जिनको फार्मूले नहीं याद हैं वो इसको आज देखेंगे। कोवेरिएंस के इस फार्मूले में अगर हम x1 इक्वल टू x2 पुट कर दें, देखिए क्या होने वाला है। तो पहला वाला x1 है, x1 की जगह x1, और हम x2 की जगह पे x1 पुट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि अंदर वाला टर्म्स सेम हो गया है और ये क्या बन गया, स्क्वायर। और अब अगर हम आपसे पूछें ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला है वेरिएंस ऑफ x1 का। मीन्स कोवेरिएंस इज नथिंग बट द वेरिएंस। इफ द रैंडम वेरिएबल इन कोवेरिएंस आर सेम देन इट बिकम्स वेरिएंस। कोवेरिएंस में जब भी हम रैंडम वेरिएबल एक जैसे कर देंगे ये वेरिएंस बन जाएगा, और रैंडम वेरिएबल चेंज होते ही ये कोवेरिएंस बन जाएगा। यानी कोवेरिएंस इज मोर जनरलाइज्ड फॉर्म। वेरिएंस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ कोवेरिएंस इन विच बोथ द रैंडम वेरिएबल्स आर सेम। वेरिएंस कोवेरिएंस का ही एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कि दोनों रैंडम वेरिएबल एक जैसे हो जाते हैं। तो ये जो डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा होती है इसमें हमको वेरिएंस और कोवेरिएंस दोनों के बारे में पता चलता है। जब रैंडम वेरिएबल x1 और x1 हुए तो यहाँ पर क्या बन गया, वेरिएंस। जैसे ही रैंडम वेरिएबल x1 और x2 हुए क्या बन गया यहाँ पर, कोवेरिएंस। ये सिग्मा बनती कैसे इसके बारे में भी हम थोड़ा और बात करेंगे जब आपको नोटेशंस और बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो
इस सिग्मा मैट्रिक्स के बारे में और बात ये भी करेंगे कि ये कैसे पॉजिटिव डेफिनेट होती है, कैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में अपने रोल को प्ले करती है, तो इसकी चर्चा आगे आपसे की जाएगी। चलिए, मीन वेक्टर म्यू पढ़ लिया आपने, डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा पढ़ ली। बस आज हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के बारे में, और हम आपको आज ये भी दिखाएंगे कि कैसे हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ से यूनिवेरिएट का और बाईवेरिएट का पीडीएफ डिराइव कर सकते हैं। मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ आपको आगे यूज़ करनी है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम सबसे पहले जानते हैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में पीडीएफ कहते हैं। तो इफ़ एनी रैंडम वेक्टर एक्स फॉलोज पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा, देन इट्स पीडीएफ कैन बी रिटन एज। इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/2 पाई पावर p/2 डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा टू द पावर 1/2 e रेज टू द पावर 1/2 वेक्टर x माइनस वेक्टर म्यू प्राइम सिग्मा इनवर्स वेक्टर x माइनस वेक्टर म्यू। अब आपको कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिग्मा हमारी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। ये वेक्टर एक्स में हमारे वो सारे रैंडम वेरिएबल होंगे जितने हमने अपने स्टडी में लिए हैं। यहाँ पर हमने कितने लिए? p। और इस मीन वेक्टर म्यू में भी इतने ही रैंडम वेरिएबल होंगे, क्योंकि जब हम इस x की एक्सपेक्टेशन लेते हैं तभी तो हमारा मीन वेक्टर म्यू आता है। और ये है सिग्मा का इन्वर्स। अब ये सिग्मा का इन्वर्स यहाँ आया है, हम आपको p = 1 के लिए और p = 2 के लिए डेराइव करके इसी फार्मूले से दिखाते हैं कि कैसे यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट के पीडीएफ बनते हैं। सिग्मा इन्वर्स क्यों आया ये आप अभी समझ भी जाओगे जब हम यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट का डेराइव करके दिखाएंगे। एक बात और जो आपको हम समझाते हैं वो है इस पूरे की ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है। तो अगर हमारा रैंडम वेक्टर एक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसके ऑर्डर को लिखेंगे p×1, वेयर p स्टैंड फॉर द रो एंड 1 स्टैंड फॉर द कॉलम। सिमिलरली अगर हम मीन वेक्टर म्यू के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी p×1 होगा। अगर हम बात करें सिग्मा के ऑर्डर की तो सिग्मा के ऑर्डर में p रो और p कॉलम है। अभी हमने आपको 2 रैंडम वेरिएबल पर दिखाया, 2×2 की मैट्रिक्स बनी थी। इसी तरीके से रैंडम वेरिएबल p होंगे तो ये p×p की मैट्रिक्स होगी। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड है? क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को वैलिड करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमको इसका ऑर्डर जो भी मैट्रिक्स हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके रो और इसके कॉलम को मैच करना होता है। चलो हम आपको बताते हैं प्राइम। प्राइम क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स हमारी A है और A का ऑर्डर है 2×3, सपोज दैट, तो A प्राइम का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3×2। प्राइम का मतलब होता है कॉलम को रो में चेंज करना और रो को कॉलम में चेंज करना। चलिए देखते हैं जरा इसके ऑर्डर की बात करते हैं। तो जब x हमारा p×1 है, म्यू भी हमारा p×1 है, तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऑर्डर इसका p×1 है, लेकिन जैसे ही इस पे लगा प्राइम, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1×p। बात करते हैं सिग्मा इन्वर्स की। अगर A का ऑर्डर हमारा 3×3 है तो A इन्वर्स का ऑर्डर भी 3×3 ही होगा। इन्वर्स निकालने पर कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो सिग्मा इन्वर्स का ऑर्डर p×p ही रहेगा। अब आगे है x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, जिसका ऑर्डर क्या है? p×1। अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालें तो हमें 1×1 की मैट्रिक्स मिलेगी, और 1×1 की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर, क्योंकि मैट्रिक्स रही नहीं जाती है। 1×1 की मैट्रिक्स का मतलब सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू मीन्स स्केलर। ठीक है, ये बात आप सबको समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं बीच में, अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, p की वैल्यू 1 लेकर हम देखते हैं कि कैसे हम मल्टीवेरिएट के डिस्ट्रीब्यूशन से यूनिवेरिएट का प्रोबेबिलिटी फंक्शन जनरेट करेंगे। तो यूनिवेरिएट का प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता क्या है, पहले हम ये तो लिख लें। तो यूनिवेरिएट का प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है 1/σ√2 पाई। अगर हम इस यूनिवेरिएट को x1 मानेंगे तो यहाँ सिग्मा 1 आ जाएगा। सिग्मा 1 √2 पाई e रेज टू द पावर 1/2
x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन स्क्वायर। आप सभी को याद है यूनिवेरिएट का पीडीएफ? चलिए ठीक है। तो जब एक रैंडम वेरिएबल है तो वेक्टर x में सिर्फ हमारे पास एक ही तो वैल्यू आएगी x1, ठीक है। म्यू वेक्टर में हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी म्यू वन, और हमारे पास सिग्मा डिस्पर्सन मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी? वेरिएंस ऑफ x1 यानी सिग्मा वन स्क्वायर। इसका ऑर्डर 1x1 होगा। अब हम ये सारी वैल्यूज़ इस वाले पीडीएफ में पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये वाला पीडीएफ हमें मिलता है। चलिए देखते हैं। तो fx वेक्टर में हम x वेक्टर की जगह क्या लिख लेंगे? x1, क्योंकि ये हमें यहाँ से पता चल गया। 1/2 पाई रेज टू द पावर p/2। p की वैल्यू है कितनी? 1। तो 2 पाई टू द पावर 1/2 मीन्स √2 पाई। इस सिग्मा की वैल्यू 1 स्क्वायर है। 1x1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी यही होगा। तो सिग्मा 1 स्क्वायर डिटर्मिनेंट और पावर 1/2 यानी कैंसिल होकर ये कितना बचेगा? सिग्मा 1। पावर में आते हैं 1/2। तो पहली वैल्यू है एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर प्राइम। तो एक्स वेक्टर में हमारे पास x1 है, म्यू वेक्टर में म्यू 1, और प्राइम स्केलर का लेने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1x1 की मैट्रिक्स का प्राइम कितनी बार भी लो वही क्वांटिटी मिलेगी। सिग्मा इन्वर्स की बात करते हैं। जब सिग्मा की वैल्यू सिग्मा 1 स्क्वायर है तो सिग्मा इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स 1/सिग्मा 1 स्क्वायर। ओके, एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, तो एक्स की जगह पे x1, म्यू की जगह पे म्यू 1। अब इस पूरी क्वांटिटी को आप लिखिए एक साथ, 1/सिग्मा 1 √2 पाई e रेज टू द पावर 1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 माइनस म्यू 1 होल ऑफ स्क्वायर, और इनके अपॉन में आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर। तो लीजिए मिल गया आपको यूनिवेरिएट का पीडीएफ मल्टीवेरिएट के फार्मूले से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब हम p की वैल्यू 2 रखकर बाईवेरिएट का प्रोबेबिलिटी फंक्शन जनरेट करेंगे। देखते हैं कैसे। चलो सबसे पहले हम लोग मल्टीवेरिएट का पीडीएफ लिखेंगे। मल्टीवेरिएट का पीडीएफ क्या होता है? 1/, आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा, इतनी बार आपको इसे लिखना है कि याद हो जाएगा। 2 पाई रेज टू द पावर p/2 सिग्मा डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा टू द पावर हाफ e माइनस 1/2 एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर प्राइम सिग्मा इनवर्स एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर। जब हम p = 2 के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम p = 2 के लिए वेक्टर x लिखेंगे। वेक्टर x में हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल आएंगे, x1 एंड x2। सिमिलरली म्यू वेक्टर में भी दो ही रैंडम वेरिएबल होंगे, म्यू 1 एंड म्यू 2। सिग्मा की अगर हम बात करें तो सिग्मा में हमारे पास क्या होगा? x1 का वेरिएंस, x2 का वेरिएंस, और यहाँ पर को वेरिएंस ऑफ x1 x2, को वेरिएंस ऑफ x2 x1। चलिए आपको एक फार्मूला हम बता देते हैं। को वेरिएंस ऑफ x1 x2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला पढ़ा होगा, को वेरिएंस x1 x2 √ वेरिएंस x1 वेरिएंस x2। सभी को कोरिलेशन का ये फार्मूला तो याद होगा। अब अगर यहाँ पर हम कोवेरियंस की वैल्यू सिग्मा 1 2 पुट कर दें, इनकी सब की वैल्यू सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर पुट कर दें, रूट लगा है स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से सिग्मा 1 2 की वैल्यू कितनी आ गई? रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इस डिस्पर्सन मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। अब हमको बाईवेरिएट का पीडीएफ जानने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो हमको सिग्मा का डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा ये वेक्टर चाहिए, और सिग्मा का इन्वर्स भी चाहिए। इन सब को हम कैलकुलेट करें उसके पहले हम बाईवेरिएट का पीडीएफ लिख लेते हैं। बाईवेरिएट का पीडीएफ होगा क्या? तो आप में से कोई बाईवेरिएट का पीडीएफ बताना चाहेगा? चलिए हम लिख देते हैं, 1/, सिग्मा 1 सिग्मा 2 2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा
ई टू द पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर x1 माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 होल ऑफ स्क्वायर x2 माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आता -2 रो x1 माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 x2 माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2। ये है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ और आपने इसे सेमेस्टर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पेपर में पढ़ा भी है। कितने लोगों को याद थी इसकी कि हाँ ऐसा होता है? एग्जैक्टली भले ना याद हो बट हाँ पढ़ा है, ये तो याद आना चाहिए। यस सर। सभी को? यस। चलिए, तो बाई वेरिएट का पीडीएफ तो हमने लिख लिया। अब हम इसको डिराइव करेंगे मल्टी वेरिएट के फॉर्मूले से। देखते हैं कैसे। तो हमने सब कुछ लिख रखा है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा निकालेंगे। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का फार्मूला सबको पता है, मल्टीप्लाई दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस। तो वैल्यू आएगी सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। यहाँ से हम सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस रो स्क्वायर वैल्यू बच जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हमें सिग्मा इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए इन्वर्स का। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा। जहाँ पर एडजॉइंट ऑफ सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा की जो भी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज। यहाँ पर ट्रांसपोज आता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का। अब अगर आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है तो ये ट्रांसपोज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारे पास जो सिग्मा है वो आपको सिमेट्रिकल दिख रही है। इसके डायगोनल एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम है, यानी ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिकल, तो ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट हम सिग्मा इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट सिग्मा निकाल कर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा से डिवाइड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा कितना आया है? सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर। को फैक्टर की मैट्रिक्स निकालते हैं। तो को फैक्टर्स की मैट्रिक्स कैसे आएगी? सिग्मा 1 स्क्वायर का कोफैक्टर बन जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए कोफैक्टर कौन बनेगा? इस सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए कोफैक्टर बन जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर। और इसके लिए कोफैक्टर ये बनेगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो आप लोगों ने, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ी है तो कोफैक्टर में कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी इसमें हम 1/1 माइनस रो स्क्वायर को बाहर रखते हैं। बाकी को अगर हम डिवाइड करने अंदर भेजते हैं तो ये आएगा 1 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड 1 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो लीजिए हमने सिग्मा इन्वर्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपने मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में और देखते हैं कि क्या ये बाई वेरिएट वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है। चलिए, तो मल्टी वेरिएट में जब हम वेक्टर एक्स पुट करेंगे तो वेक्टर एक्स की जगह पे x1 x2 आ जाएगा। आपको याद होगा यहाँ पर होता है 2 पाई रेज टू द पावर p/2। p की वैल्यू 2 है। यहाँ पर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा टू द पावर 1/2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आया क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ये पावर 1/2 ई रेज टू द पावर 1/2। सबसे पहले क्या आएगा? एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर प्राइम। तो अगर हम एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर लिखते तो ऐसे लिखते x1 माइनस μ1 x2 माइनस μ2। लेकिन जब हम इस पर प्राइम लगाएंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स रो में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी पहली वैल्यू हमें मिलेगी x1 μ1 और दूसरी मिलेगी x2 μ2। और आपको ये 1×2 की मैट्रिक्स दिखनी चाहिए। दिख रही सबको? ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। अब आते हैं सिग्मा इन्वर्स पर। सिग्मा इन्वर्स की वैल्यू कितनी? 1 माइनस रो स्क्वायर और साथ में क्या है? 1 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा इन्वर्स की वैल्यू पुट करने के बाद
एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर विदाउट प्राइम, तो इसको हम सिमिलरली ऐसे लिख लेंगे सिंपली x1 माइनस म्यू वन x2 माइनस म्यू टू। इस पर प्राइम नहीं है तो ये कॉलम वेक्टर बना रहेगा। अब हमको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 पाई आ गया। डिटर्मिनेंट पर अगर पावर 1/2 लगाते हैं तो सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट हो गई तो हम इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर जब 1/2 पावर के साथ बाहर जाएंगे तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 रह जाएंगे और ये बन गया √1 माइनस रो स्क्वायर। ई की पावर वाले को मल्टीप्लाई करना है तो ई की पावर को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर -1/2। ये क्वांटिटी मैट्रिक्स के बाहर है तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर कर सकते हैं। बाकी बच रही 3 मैट्रिक्स, ये और ये, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो पहले हम किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में तीसरे को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो पहले वाले को हम छोड़ देते हैं, x1 माइनस म्यू वन और x2 माइनस म्यू टू, इसको छोड़ दिया। बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। रूल क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले आप ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 1 की है, यानी हमें जो मैट्रिक्स मिलने जा रही है वो होगी 2 क्रॉस 1, मीन्स 2 रो होंगी, 1 कॉलम होगा, तो कॉलम एक ही रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब हम करेंगे तो हमें पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, ये फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस रो x2 माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब आएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर। हमने सेकेंड वाले को पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये प्लस में है, फर्स्ट वाला जो था वो माइनस में जा रहा था तो इसको हम बाद में लिख देंगे, रो x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। 2 क्रॉस 1 की हमें मैट्रिक्स मिल गई। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो क्या है, 1 क्रॉस 2। अब जो फाइनल मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो कौन सी होगी, 1 क्रॉस 1 की। तो चलिए देखते हैं फाइनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है एक ही रो है, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से और दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। तो जब पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई किया तो आपको दिख रहा होगा कि x1 माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर हो गया और अपॉन में सिग्मा 1 पे पहले से स्क्वायर था, ठीक है। जब पहला वाला दूसरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा माइनस रो x1 माइनस म्यू वन और x2 माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। पहले ने पहले को मल्टीप्लाई किया, अब दूसरे को करेगा। तो जब x2 माइनस म्यू टू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलने वाला है, x2 माइनस म्यू टू स्क्वायर और अपॉन में सिग्मा 2 स्क्वायर पहले से है। ये सेकेंड एलिमेंट इस वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम मिलेगा, और सेम मिलेगा तो हम इसको -2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो आपको दिखा कि ये बाईवेरिएट का PDF आ गया, सभी को यस सर। समझ में आया। तो हम लोग मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के PDF से यूनिवेरिएट को और बाईवेरिएट को डिराइव कर चुके हैं। अब सारी डीलिंग हम लोग मल्टीवेरिएट के साथ करेंगे। कल की क्लास में हम आपको मैट्रिक्स के कुछ नोटेशंस के बारे में बताएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में बताएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है, कैसे हम उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हुए हम मल्टीवेरिएट में आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। किसी को कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, एनी वन ऑफ यू। चलिए, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल सेम टाइम पे।